हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो में आपका पुरजोर वेलकम है। इस वीडियो में हम आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन की बात करेंगे, मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ रखा था उसके बाद की कुछ स्टोरी। हाँ, मैं बिल्कुल इसे स्टोरी कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक स्टोरी है जिसे टाइम के साथ फिक्स करके एक हिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है बेटा, हम जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ते हैं, हिस्ट्री कोई चीज़ क्या है जब एक टाइम के साथ रिलेट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमें और आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि क्लैरिटी खतरनाक आ जाए। क्लियर? तो हमें फर्स्ट वीडियो में ये पता चला कि भाई लुई 16 आ गए। कब आ गए? 1774 में। आप सभी को पता है कि 1774 में लुई 16 आ गए थे, सभी को पता है। ठीक है, 20 ईयर्स के बाद इनकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। क्लियर? और फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। लेकिन जैसे ही ये आए थे तो इनका जो गवर्नमेंटल जो इनका ट्रेजरी था दैट वाज एम्प्टी, है ना। जो ट्रेजर था दैट वाज एम्प्टी। और एम्प्टी के बहुत सारे रीजन थे। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो बहुत सारे फैक्टर्स क्या है वो सारे, जैसे कि इनका ये शुरू से ही पहले ही से फ्रांस जो है ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व था, तो वॉर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिकली वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट और वीक हो चुका था। नेक्स्ट वन था कि वो 13 कॉलोनी को कैसे भूल सकते हैं। 13 कॉलोनी को फ्री करवाने के लिए ये और भी डेट में था। क्लियर? इसने 2 बिलियन लिवरेजेस कर्ज लिए थे। हाउ वी कैन फॉरगेट इट। ऐसा ही कुछ एक एग्जाम्पल और भी था कि वर्सेल्स में जो कोर्ट था, जिसको देखो एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट जो था, क्लियर, इसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज्यादा खर्च जा रहे थे। क्लियर? तो मतलब ये सारे वो रीजन थे जिसकी वजह से जो ट्रेजर था फ्रांस का 16 के टाइम में, लुई 16 के टाइम में एम्प्टी था। लेकिन क्या है कि अब ये इतना एम्प्टी है और पूरा का पूरा फ्रांस कर्ज में आ रहा है, तो कैसे बचेगा? इसको बचने के लिए तो फ्रांस को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्सेस, एक नया टैक्सेस जो टैक्सेस सिस्टम है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, उसमें कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा करने के लिए क्या हुआ, फ्रांस के, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, मैंने आपसे क्या कहा, फ्रांस के जो लुई 16 बने थे 1774 में, लेकिन फ्रांस की हिस्ट्री देखी जाए तो फ्रांस का अपना जो मोनार्कियल गवर्नेंस था वो कभी भी टैक्सेस को डायरेक्ट इंपोज नहीं कर सकता था। अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो लास्ट टाइम जो टैक्स को लेके जो मीटिंग हुआ था स्टेट जनरल्स के बीच में, वो 1614 में हुआ था। मतलब इससे बहुत पहले की बात है, इससे बहुत पहले की बात है 1614। उस टाइम तो इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। क्लियर? लुई 16 का, आप समझिए इस चीज को, लुई 16 का उस वक्त तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, ये तब की बात है। लेकिन लास्ट टाइम उस टाइम मीटिंग हुआ था, तो उस टाइम भी राजा के पास ये पावर नहीं था कि वो डायरेक्टली टैक्स इंपोज कर दें। तो राजा को क्या करना पड़ता था, जो मोनार्क होते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, दे डू नॉट हैव टू पावर टू डायरेक्ट इंपोज टैक्सेस अमंग द सिटीजंस, है ना, वो नहीं कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम, है ना, अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम, जो पहले के रिजाइम के अकॉर्डिंग क्या करना था, इसे भी एक मीटिंग कॉल करना था। ये भी एक मीटिंग कॉल कर रहे थे, है ना, किसकी? स्टेट जनरल्स की। स्टेट जनरल्स आप समझ रहे हो ना, स्टेट जनरल फर्स्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट वीडियो बहुत मैटर करता है। स्टेट जनरल्स मतलब बेटा सभी स्टेट के लोगों को, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट नोबल्स का, फर्स्ट स्टेट कलर्जी एंड थर्ड स्टेट पीजेंट्स के जो थे, इन्हें बुलाना पड़ता था इन मीटिंग के लिए। लास्ट टाइम ये 1614 के बाद अब क्या हुआ, चलो मीटिंग करते हैं, क्योंकि भाई ट्रेजरी सरकार की जो पूरा इकोनॉमिक पूरा क्रैक हो चुका है, इकोनॉमिक कंप्लीटली डेप्ट में जा चुका है, पूरा इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, कंप्लीट फ्रैक्चर हो चुका है। तो ऐसा करने के लिए चलो जो पुराने ओल्ड डिजाइन्स हैं, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग इन्हें मीटिंग बुलाना पड़ेगा। दूसरी मीटिंग 1774 के बाद ये पहली बार टैक्स के लिए मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 में। 1789 में जब मीटिंग बुलाया गया तो मीटिंग के लिए वही हॉल चुना गया जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होता था, जिसके मेंटेनेंस में, हाँ सही सुना आपने, मैं वर्सेल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। वर्सेल्स में ये जो हॉल है, इसका क्या नाम है ना, जिसे हम लोग बोलते थे एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट, बहुत ज्यादा खर्च होता था इसकी वजह से भी। तो ये कोर्ट था ही अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस। क्लियर? बहुत ज्यादा फेमस इसलिए था क्योंकि इसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा और बहुत ब्यूटीफुल था। इसमें सारे असेंबली, जितने भी असेंबली होते थे सब इसी में होते थे। इसके कोर्ट में बहुत खर्च होता था, लेकिन प्रॉब्लम था, खैर वो प्रॉब्लम को छोड़ो, हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि इस कोर्ट में जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जैसे पीजेंट्स, आर्टिशियन और वुमेन्स को अलाउ नहीं था इस कोर्ट में आना।
हाँ, लेकिन वो अपने ग्रीवेंसेस हो गए, अपने डिमांड्स हो गए, वो अपने लेटर के थ्रू जरूर भेज सकते थे। करीब आप समझिए इस चीज को, करीब 40,000 लेटर्स लिए जाते थे थर्ड स्टेट से, क्योंकि इनको आना अलाउ नहीं था इस कोर्ट में। तो कौन लोग आ सकते थे? तो 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये 3 स्टेट के लोग आते थे। आप समझिए, तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे बेटा? क्लर्जी। तो क्लर्जी के 300 मेंबर वर अलाउड, है ना। जब ये स्टेट जनरल बुलाया गया, कब बुलाया गया मत भूलो, 5 मई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मई 17 स्टोरी शुरू होगी। आपको पता है ये जो सेकेंड वीडियो बन रहा है ये सिर्फ कुछ महीनों का बन रहा है। मतलब हम मई पढ़ेंगे, जून पढ़ेंगे, जुलाई पढ़ेंगे, अगस्त पढ़ेंगे और ये सेकेंड वीडियो खत्म। मतलब ये कुछ महीने का, बाकी ईयर सेम रहने वाला है 1789। बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। मतलब कितने लोग आए फर्स्ट लेवल से? मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से, जो क्लर्जी थे बेटा, दे वर अलाउड टू हैव ओनली 300 मेंबर्स। क्लियर? अच्छा, आते सेकंड स्टेट में, उसमें भी 300 थे। सेकंड स्टेट कौन बेटा? जो नोबल्स लोग थे, 300, है ना। तो ये जो नोबल्स वगैरह थे ये भी 300 वर अलाउड। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा अलाउड था तो दैट वाज 600 जो थे मेंबर्स जो थे वो आपके थर्ड स्टेट के थे। क्लियर? जैसे पीजेंट्स वगैरह जो आपको मैंने बताया था। क्लियर? और जाहिर सी बात है पूरे फ्रांस में इनके पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थे, 80% पीजेंट्स के थे, है ना। टोटल मिला लिया, अगर टोटल को कंप्लीट कर लिया जाए तो 90% पॉपुलेशन था। इतने सारे लोगों को बुलाया गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन थर्ड स्टेट की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब ये सभी लोग आ गए, सभी लोगों का वेटिंग हो गया खत्म, सब लोग जब आ गए तो यहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, जो रूल्स था, जो कोर्ट का रूल था, उन्होंने कहा चलो भाई मीटिंग शुरू करो। और मीटिंग का तो पर्पस पहले से ही डिफाइन था कि टैक्स को लेके मीटिंग है। तो उन्होंने कहा कि कितने लोग सहमत हैं कि टैक्स को बढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि सरकार की संपत्ति खत्म हो चुकी है, सरकार डेप्ट में है, मोनार्की सिस्टम जो किंग जो है डेप्ट में है। इस चीज के लिए ये मीटिंग बुलाया गया है। तो कितने लोग सहमत हैं? लेकिन सहमति को जानने के लिए पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ये कहता था कि हर स्टेट एक ही वोट देगा। अरे यार, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हर स्टेट एक वोट देगा, ये कैसा मतलब? 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, मतलब 3 स्टेट 3 वोट। ये तो बहुत था। तो अभी ये कब की बात है? अरे यार, ये कब की बात है? 1614 की बात है, जब ऐसे वोट हुआ करता था उस टाइम। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब जैसा पुराना सिस्टम था, मतलब पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वोट होगा कि 3 स्टेट है तो 3 वोट होंगे। तो ये तो बड़ा अनफेयर हुआ। क्यों अनफेयर हो गया मैं आपको बताऊं। पहले अनफेयर क्यों नहीं था? पहले लोग इतना एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन थर्ड स्टेट में हम लोग पढ़े लिखे हो गए। थर्ड स्टेट में मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ कंपनी वर्कर्स हैं, इसमें कुछ जो प्रोस्पेरस लोग हैं वो लोग भी हैं, प्रोस्पेरस हैं, कुछ एजुकेटेड मेंबर हैं। थर्ड स्टेट के टाइम मैंने आपको क्या बोला था, ये लोग बहुत पढ़ाकू थे, इतना पढ़ रहे थे, मतलब मन लगा के पढ़ रहे थे। तो इन्होंने एक बुक और भी पढ़ी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आपको मैंने इससे फर्स्ट वीडियो में भी इस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जीन जैकस रोसो ने अपनी इस बुक में समझ के लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में इसने कहा कि नहीं, एक मेंबर इक्वल टू होना चाहिए एक वोट, मतलब हर एक मेंबर एक वोट देगा। तो अभी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग आए थे यहाँ पे असेंबली में? 1200, 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकेंड स्टेट से और 600 इससे, तो टोटल 12। उन्होंने कहा कि मतलब उनके अकॉर्डिंग कितने वोट होने चाहिए? 1200। ये 1200 वोट डिसाइड करेगा कि वेदर टैक्स टू बी इम्पोज्ड और नॉट, ये चीजें डिसाइड करेगा। ये 3 वोट बड़ा अनफेयर लगता है। अब जाहिर सी बात है 3 वोट, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, मैं सही मैं रोसो के साथ हूँ। मतलब कौन लोग बोले? थर्ड स्टेट वाले बोले कि नहीं, मैं रोसो की बात मानूंगा। अभी रोसो ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अपनी टेक्स्ट बुक, अपने ऑटोबायोग्राफी में उसने खुद अपने को एक्सप्लेन किया कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने, सॉरी नॉट इट्स ऑटोबायोग्राफी, बस उसने एक बुक लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि एक नई असेंबली कैसे रन होनी चाहिए। उसमें यह बताया कि द नंबर ऑफ वोट्स शुड नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेट्स, इट शुड बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ members that is attended in the meetings, whichever meeting is there. So number of members 1200 होते हैं, सभी को पता है। तो ऐसे में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, रोसो यार कुछ भी है, उसने कुछ भी कह दिया, मैं उसकी बात क्यों मानूं। ये बात मना क्या करना था कि थर्ड स्टेट के लोग बाहर चले गए, असेंबली छोड़ के बाहर चले गए, है ना। वो बोले कि यार राजा तो कुछ भी कर रहा है, अपनी मनमानी की कर रहा है, 3 स्टेट 3 ही वोट होनी चाहिए, हम रोसो की बात क्यों न माने, हम फिलोसोफर की बात क्यों न माने। तो ऐसे में क्या किया, ये सभी बहुत एग्रेसिव हो गए।
वर्सेल्स में ही, मतलब आप जरा सोचो, बहुत मस्त स्टोरी चलने वाली है। वर्सेल्स में ही अभी क्या हुआ, 5 मई, समझ के लेना बेटा, 5 मई में ये मीटिंग हुआ, सब लोग बाहर के आ गए। मतलब मई के बाद जून मंथ में, है ना, कब जून, 20 जून, यहाँ पे मेंशन है, आप समझिए 20 जून में वर्सेल्स में ही ये लोग क्या किए, वर्सेल्स में ही एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट में सभी लोग आके गैदर हो गए, वही थर्ड स्टेट वाले लोग। इन्होंने इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि मोनार्की सिस्टम से इतना परेशान हो गए थे कि यार ये तो किसी की सुनता ही नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, खुद को ही मतलब नेशनल असेंबली बता दिया कि नहीं, अब नेशनल असेंबली हम ही है, नेशनल असेंबली मतलब हम अब फ्रांस के सारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह अब हम बनाएंगे, फ्रांस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि फ्रांस का जो किंग है और इसके जो पावर है, इसके पावर को भी हम ही लिमिट में बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मतलब बाउंडेशन बना दिया कि किंग को क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो इसके लिए भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब प्रोविजंस रखे। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा करने वाले, ये सब लेकिन आपको ये टेनिस कोर्ट में हो रहा है, मतलब वर्सेल्स में ही एक बहुत बड़ा हॉल है, टेनिस कोर्ट है, ठीक है, वहां पे ये सभी गैदर हुआ। उसने 20 जून में उन्होंने ये फैसला लिया। और इतना नहीं, इसने बोला कि जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम फ्रांस की भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिखेंगे, फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ये सारी चीजें एक ग्रुप नहीं बोल रही थी, इस ग्रुप को 2 लोग लीड कर रहे थे, मतलब 2 अच्छे परिवार से लोग थे। तो उनमें से एक अच्छे परिवार से थे जो थे आपके मेराबी ने एक्चुअल में अगर आप इनको देखेंगे तो ये नोबेल परिवार में ये जन्म लिए। नोबेल परिवार मतलब मैं मोनार्की सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मोनार्की फैमिली से थे, बट ये बहुत अगेंस्ट थे फ्यूडल सिस्टम को लेके। वो बोलते थे कि जो डिजर्विंग है वही किंग बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, ऐसा नहीं कि बाप का मतलब बेटा का बेटा ही किंग बनेगा, ये जरूरी नहीं है, जो डिजर्विंग है वो बनना चाहिए, या फिर जिसे पब्लिक इलेक्ट करती है उसे बनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत पावरफुल स्पीच दिया था इस टेनिस कोर्ट में। सभी लोग बहुत खुश कि यार नोबेल फैमिली से बिलोंग करता हुआ बंदा हमारे साथ है और इतनी अच्छी बात बोल रहा है। तो एक्चुअल में ये इनके साथ था जो इसे लीड कर रहा था। इनकी लीडिंग में एक साथ और थे जो थे एबीसी, है ना, एबीसी जो थे एक्चुअल में एक प्रीस्ट थे, क्लियर। इन्होंने तो बहुत सारे पैम्फलेट लिखे, उस पैम्फलेट में भरपूर तारीफ किया है कि थर्ड स्टेट लोगों के साथ सच में अनफेयर हो रहा है, चीजें फेयर होनी चाहिए, थर्ड स्टेट की भी बातें सुनी जानी चाहिए। थर्ड स्टेट में से वोमेन से जो है पीजेंट से उनको क्यों नहीं अलाउड होता वोट देना, उन्हें जनरल असेंबली में आने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है, ये तो कंप्लीट अनफेयर है, या फिर इनकी बातों को क्यों नहीं सुनाया जाता। उन्होंने भरपूर लिखा, बहुत सारे पैम्फलेट लिखे। ये दोनों की बातें से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए लोग, ठीक है। अभी तो इन लोगों ने बोला कि चलो, जब लोग इनसे जुड़ने लगे, ये जो 600 बाहर आए थे, अब ये 600 नहीं थे, ये 1500 2000 तक हो गया था, और दिन पे दिन इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, है ना। ऐसा हो रहा था, लोग मतलब स्लोली जान लेते हैं इनकी सच्चाई को। लेकिन ये अब जाहिर सी बात है, जब चीजें सच होती है तो थोड़ा उसका ग्रोथ स्लोली होता है, लेकिन होता है, ऐसा है। तो ये अब क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिए, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिए सभी लोग। चलो, इस मतलब थर्ड स्टेट के ये जो बाहर लोग आए थे, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने शुरू किया। इधर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया किए, उधर इसी दौरान फ्रांस में बहुत ज्यादा मतलब इवेंट हुआ कि नॉट इवेंट, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर हुआ कि लोगों का पास मतलब यहाँ पे जितनी भी चीजें थी, मतलब बैड हार्वेस्टिंग की वजह से यहाँ पे फूड क्राइसिस होने लगा, फूड से बनने वाले ब्रेड वगैरह क्राइसिस में आने लगे। इवन हाल ये था कि फूड के कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गए थे, लोग ब्रेड के शॉप पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगा रहे थे, स्पेशली वुमेन्स वगैरह, और वुमेन्स को कई घंटों तक उस लाइन पे रहना होता। तो वुमेन्स वर टू मच एग्रेसिव एंड फाइनली दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, है ना। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में क्या हुआ कि आप समझो, उसी टाइम में क्या हुआ कि अब देखो कब से स्टोरी चल रहा है, 5 मई में मीटिंग हुआ, है ना, 20 जून में बेटा टेनिस कोर्ट में मीटिंग हुआ, ठीक है। 5 मई के बाद जून में, और जून के बाद ये जुलाई में देख लो, है ना, 14 जुलाई में, समझ के लो। अब हालात इतने बिगड़ रहे थे कि जो लुई 16 थे, उसने अपने ट्रूप्स को उसने अपने क्या किया, व्हाट ही सेड, एट द सेम टाइम्स ऑर्डर केम टू मोनार्कियल ट्रूप्स टू कम इनटू द पेरिस। उन्होंने पेरिस में पूरी आर्मी को भेज दिया कि सिचुएशन को ठीक करना, लेकिन लोगों ने उसे इंटेंशनली रॉन्ग लिया था। मैंने पहले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्लियर। तो लोगों ने इनसे, याद होगा कि बेस्टिल फोर्ट में, बेस्टिल जो प्रिजन है वहां पे खतरनाक तोड़फोड़ हुआ था,
है ना, द यू कैन से stormed peoples completely destroyed the Bastille prison, even they sold their stones in the market for the sovereignty of the France to just make a memorable event in the past, that simple, ऐसे बनाने के लिए। लेकिन समझो 14 जुलाई के बाद, जब ये 14 जुलाई में ये एजिटेटेड क्राउड जो थे, दे स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बैस्टिल, इसके बाद स्टोरी रुकी नहीं। ऐसा हो गया कि मतलब लोग मोनार्की सिस्टम के बारे में एक अलग ही रूमर्स फैल रहा था। रूमर्स इस लेवल तक आ गया, समझ के लोग, रूमर्स इस लेवल तक आ गया कि पूरे फ्रांस में सेम रूमर्स फैल रहा था, और वो रूमर्स सिर्फ अगेंस्ट ऑफ लुई 16 था, मतलब मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट था। लोग यहां तक बात कर रहे थे। आप जरा सोचो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कब का टाइम है, ये 14 जुलाई का टाइम है। 14 जुलाई, उस टाइम क्या होता है, जो हार्वेस्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब राइपेंड हार्वेस्ट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे। तो लोगों के बीच में ऐसा हो रहा था कि फ्रांस की आर्मी जो पेरिस में आई है वो पूरे फ्रांस में आ रही है, हमारे ही जो राइपेंड जो हार्वेस्ट है, जो राइपेंड क्रॉप्स है, उसे बर्बाद करने के लिए वो आर्मी आ रही है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इतनी मेहनत की चीजें, और जो ऐसा रूमर्स फैला था, इट वाज ओनली अ रूमर्स। लोग क्या करने लगे, और भी पैनिक हो गए। इन लोगों ने जो पिच फॉक्स होते हैं, है ना, और जो होजेस होते हैं, उनको लिया, और आर्मी मतलब कि जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें अपने टारगेट में ले लिया, जिसे चैटुएक्स कहा जाता है। क्लियर, चैटुएक्स में रन करना शुरू कर दी उन आर्मी, मतलब इनके पास तो वेपन्स थे नहीं, तो ये अपने ही वेपन, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, पिक फोर्स वगैरह, है ना, उसके बाद होजेस लेकर ये रन करना शुरू कर दिए उन बिल्डिंग्स की तरफ। नतीजा ये हुआ कि इस बिल्डिंग में जो नोबल्स रहते थे, नॉट बिल्डिंग्स, इवन पूरे फ्रांस में जो नोबल्स रहते थे, वो नेबर कंट्री में भागने लगे, है ना, अपने नेबल कंट्री में सेने लगे, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ गया था। और बदले में क्या हुआ, इन बिल्डिंग्स को लूटने के बाद, इसको तोड़ने के बाद, ये क्या किया, जो होर्ड यहाँ के ग्रेन्स थे, उन ग्रेन्स को लूटा। इन पीजेंट्स से, मैं थर्ड स्टेट की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने लूटा। और जितना आप समझो, जितना भी मोनारियल ड्यूज था, मतलब इस पीजेंट पे इतना कर्ज है, उसे गवर्नमेंट को लौटाना है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इन लोगों ने जला दिया। मतलब नो डॉक्यूमेंट, नो रिकॉर्ड, नो ड्यूज, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। क्लियर, मतलब इन लोगों ने भरपूर किया। पहले तो ग्रेन से भी लूट लिए, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट पे इन लोगों के कर्ज लिखे हुए थे, जो डेट लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को इतना पे करना है, उन सभी डॉक्यूमेंट को भी जला दिया। क्लियर, ये सारी सिचुएशन, अभी देखो कितना पैनिक सिचुएशन है। अभी हम जुलाई में पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद 4 अगस्त, मतलब ये जो 4 मंथ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब 4 अगस्त में क्या हुआ, अब सिचुएशन इतना मतलब बद से बुरा होने लगा कि 4 अगस्त में 16 ने बोला कि चलो भाई, इट्स ओके, ठीक है, बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, कर दो मेरे पावर को, मतलब लिमिटेड कर दो, तुम्हारी ही चलेगी, ठीक है। फाइनली ही एक्सेप्टेड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फ्रेम्ड बाय द जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे, पीजेंट्स ने जो बाहर आके बनाया था, he accepted the constitution that is framed by those people, and finally even he completely snatched the privileges were that is given to first state and second। उनको privileges मिला हुआ था ना, by birth, उनको टैक्स पे नहीं करना, वो सारी चीजें ले ली गई उनसे। क्लियर, इवन टैक्सेस एंड फ्यूडल सिस्टम्स कंप्लीटली हटा दिया गया। आपको याद होगा कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स पे करते थे, टीथे, याद करो, टीथेस वगैरह जो वो करते थे, है ना, तो वो सभी टैक्सेस उनको हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम भी एबोलिश कर दिया गया। अब ये कहा गया कि टैक्सेस देंगे तो सभी देंगे, मतलब। और दूसरी चीज, जो क्लर्जी, जो फर्स्ट स्टेट थे जिनके पास चर्च हुआ करता था, वो भी अब गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो लैंड ओनर थे, जब मैं सेकेंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, नोबल्स के पास, वो लैंड भी सारे छीन लिए गया और गवर्नमेंट के अंदर कर दिया गया। इवन अब फायदा इतना हुआ कि जो लुई 16 पे जो कर्ज था, मतलब फ्रांस पे जो कर्ज था, फ्रांस की मोनारियल सिस्टम पे, जो सिस्टम पे जो कर्ज था 2 बिलियन लिवरेजेस का, जो उसने 13 अमेरिकन कॉलोनी को यूज किया था, मतलब उसको फ्री करने के लिए, वो उसको पे कर पाए। तो मतलब अब चीजें अच्छी हो रही थी, दिख भी रही हैं, अच्छी हो रही हैं चीजें, ठीक है। यहां तक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की, है ना, मतलब यहां से चीजें ठीक होनी शुरू हुई। अब सिचुएशन क्या हुआ, आप इस चीज को समझिए। अब ये अभी आप खुद समझो, तो इन लोगों ने कब किया था, ये स्टोरी कब की है, 1789 तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हो गया। क्लियर, लेकिन ये लिखते लिखते 2 साल हो गए, मतलब 2 इयर्स के बाद ये 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस का, जो वो लोग लिख रहे थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें कैसी हुई समझो। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें एक्सेप्ट हुई, उन्होंने उसे
मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया। मॉन्टेस्क्यू आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये चाहते थे, इनके अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि पावर मस्ट बी डिवाइडेड इन 3 ऑर्गन्स, दोज आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अकॉर्डिंग टू इसी तरह पावर को डिवाइड किया गया, लेकिन पावर डिवाइड होने से पहले पावर को चुना तो जाना चाहिए, तो इसके लिए इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में थोड़ी चीजें फेयर थी, अनफेयर थी, तो चलते समझते हैं क्या फेयर था। सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देना अलाउ था जो 25, वो भी मेन, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी जो मेन है, मतलब वुमेन को तो अलाउ था ही नहीं, जो मेन है वो भी जो 25 एज से ऊपर है, और साथ ही साथ जिनके अंदर टैक्स पे करने की एबिलिटी है, वो भी 1 टाइम नहीं 3 टाइम्स ऑफ वेजेस। मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि सपोज कि अगर आपको फ्रांस में इस कंडीशन में 1789 में इन द ईयर ऑफ 1789 में अगर आपको ₹100 मिलता है, और अगर आप इसका 3 टाइम्स, मतलब अगर आप 300 रुपीज पे कर सकते हो एज अ टैक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू पे द यू विल बी एबल टू गिव द वोट्स, क्योंकि आप उसमें एक्टिव सिटीजन में आ जाएंगे। तो ऐसा कौन कर सकते थे? जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी ओनर, मतलब फाइनली इन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया। और जो लोग थे जो नहीं दे सकते थे, जैसे ऑल वुमेन, किसी को अलाउ नहीं था, पीजेंट्स है ना, पहले से गरीब थे, है ना, या फिर जो 25 बिलो 25 एज के थे, और प्रॉपर्टी लेस में जब इनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये टैक्स क्या देंगे, वो भी 3 टाइम्स। तो इन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया फ्रांस का। इन लोगों ने बाद में बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को यूनिफॉर्म एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए इन लोगों ने मांग किया कि नहीं, ये जो वोटिंग सिस्टम है ये मतलब एबिलिटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम अगर ज्यादा टैक्स पेयर नहीं है तो हम वोट नहीं दे सकते। एटलीस्ट गवर्नमेंट हमारे भी कंसेंसस चुना जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं चुनते थे, ये इलेक्टर्स चुनते थे। क्लियर? ये जो सारे लोग जो वोट कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्टर्स चुनते थे। ये इलेक्टर्स जाके फिर नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, फिर नेशनल असेंबली और फिर वो सारी चीजें एज पर मॉन्टेस्क्यू, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग फिर ये सारी चीजें चलती थी। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि कौन लोग वोट कर सकते थे, कौन लोग नहीं। चलिए आप समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू वो क्या बोलते थे। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस की अभी की पॉपुलेशन कितनी है, जाहिर सी बात है 28 मिलियन। शायद आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार बोला हूं, फर्स्ट वीडियो देखो तो ही समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी, 24 मिलियन, है ना, 24 मिलियन। लेकिन आज के डेट में वो कितना हो गया, 28 मिलियन। मतलब किस डेट की मैं बात कर रहा हूं, ये तो 1715 की बात होगी, ये 1789 की बात करो, आज की डेट मतलब यही। तो कितना 5 मिलियन हो गया। तो टोटल अभी की डेट की बात करो तो कितना पॉपुलेशन हो गया, 28 मिलियन। लेकिन ये देखना है कि इन पॉपुलेशन को फ्रांस की जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसने कैसे डिवाइड कर दिया। उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो मैं रिलीजन बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, कास्ट बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ कि किसको कितना राइट मिला हुआ। मैं बस बोल रहा हूँ कि इलेक्शन बेसिस पे कैसे बांट दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। एक तो वो जो एक्टिव होंगे और एक तो वो जो पैसिव होंगे। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि एक्टिव से, देखो टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा शॉर्ट वे में समझाया, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा सकूं। एक्टिव सिटीजन मतलब क्या, फ्रांस के अगर देखा जाए तो ये देखो सभी नंबर्स को ऐड कर दोगे तो 28 मिलियन हो जाएगा। मैंने इसे क्यों ऐसे डिजाइन किया अभी समझ में आएगा। मतलब ये 21 प्लस 23 ये कौन से हैं, पैसिव है। 21 प्लस 23 ये कौन है, पैसिव है। मतलब 20 मिलियन वो जो कि वोमेन्स हैं जिन्हें वोट देना अलाउ नहीं था, बच्चे, है ना, और साथ यूथ जिनकी एज 25 से कम थी। लेकिन 3 कौन थे, 3 मिलियन ऐसे मेन थे जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। तो 21 प्लस 23 मतलब ये तो पैसिव सिटीजन हो गए, जिन्हें इलेक्शन में वोट देने का हक ही नहीं था। यूं समझ लीजिए कि जो इलेक्टर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते थे। रही बात 4 मिलियन, मतलब 28 मिलियन में से 24 मिलियन तो वोट ही नहीं दे पा रहा है। मतलब पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो 4 मिलियन पे डिपेंड करती है। तो वो 4 मिलियन वही होंगे ना कि जो जिनकी एज 25 जो एक्टिव होंगे और जो 25 प्लस होंगे और साथ ही साथ जो टैक्स पे करते हैं। बहुत क्लियरिटी समझ में आ रही है। अब मैं इन 4 मिलियन को लेकर आगे चलता हूं। 4 मिलियन में ये 4 मिलियन क्या करेंगे, ये वोट देंगे, किसे देंगे, इलेक्टर्स को। क्लियर? इससे 50,000 इलेक्टर्स चुने जाएंगे। ये इलेक्टर्स फिर नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स को चुनेंगे, है ना, जिसे नेशनल असेंबली, यहाँ पे मैंने NA लिखा है, नेशनल असेंबली को लेंगे। नेशनल असेंबली बोलिए या लेजिस्लेटिव। अब आप लोग थोड़ा फीलिंग से आएगा कि मॉन्टेस्क्यू का जो पावर डिवीजन मेथड था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो चीजें क्लियर होंगी। मतलब 745 नेशनल असेंबली के मेंबर और साथ ही साथ जो इलेक्टर्स के मेंबर, ये वही मेंबर होते थे जो उस फ्रांस के 1789 के टाइम में ज्यादा टैक्स पेयर होते थे।
ये तो वही है जो सिर्फ 25 प्लस है और साथ ही साथ जो 3 टाइम्स वेजेस का मतलब टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा टैक्स पे करते थे, है ना। तो इनमें भी बड़ा फिल्ट्रेशन था, मतलब बेस्ड ऑन द टैक्स, आप ज्यादा टैक्स पे करो आपको अलग अलग मतलब पोजीशन मिलता जाएगा पॉलिटिकल लेवल पे। तो इलेक्टर्स 50,000 इलेक्टर्स को ये 4 मिलियन सेलेक्ट करते थे और ये 50,000 लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में, नेशनल असेंबली में मेंबर्स को 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। मतलब पूरे फ्रांस से 745 मेंबर्स चुने जाते थे अलग अलग इलेक्टर्स के थ्रू। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आए। आज के डेट में भी भारत में ऐसे ही होता है कि वी पीपल्स आर इलेक्टिंग द एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा चुनने के बाद हम क्या करते हैं, असेंबली में अपने मेंबर भेजते हैं, फिर वो असेंबली आपस में लेजिस्लेटिव को चुनती है। क्लियर? चलो, ये इलेक्टेड से लेजिस्लेटिव बनाने के बाद ये लेजिस्लेटिव क्या करेगी, 745 के जो ऑर्गन है, ये फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव है जो अभी भी मोनार्क है। क्लियर? लेकिन अभी इसके पावर बहुत लिमिट हो गए। मतलब ये अब इसमें मैंने बोथ साइड एरो इसलिए दिखाया कि यहाँ पे आपका जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो मोनार्क है वो अब फ्री नहीं है, वो अब कंट्रोल्ड वे में है ना। अब वो कंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव। लेकिन मैंने डबल एरो दिखाने का मतलब यह है कि यहाँ पे फिर भी मोनार्क के पास एक वीटो पावर है, वो मीटिंग को बोल सकता है, वो किसी लॉ को इंटरप्ट कर सकता है, वो लॉ बना सकता है। ये सारी पावर है उसके पास जो कि और किसी भी पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, ये समझिए। लेजिस्लेटिव असेंबली इतना ही नहीं करती थी, मिनिस्टर्स पे भी इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, है ना, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली और नॉट। ठीक है, इतना ही नहीं, अब आता है कि सर मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग जो थर्ड स्टर्म है दैट इज जुडिशरी, उसको कौन से इलेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं, उसको इलेक्ट करने के लिए यही जो 4 मिलियन जो है पीपल जो है वही उनको इलेक्ट करेंगे। यस, मैं इनकी बात कर रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि आज के डेट में भारत में तो जुडिशरी सिस्टम को हम इलेक्ट नहीं करते, वी पीपल्स आर नॉट इलेक्टिंग। हमें इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता कि चलो ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जज को मैं चुन रहा हूं, मतलब हम सभी चुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन पहले जब फ्रांस का जो पावर डिवीजन सिस्टम था वहां पर, तो वहां पे मतलब पीपल्स 2 बार वोट देते थे, एक एक्सक्यूज मी, एक बार तो इलेक्टर्स को चुनने के लिए और दूसरी बार वहां के जुडिशरी को चुनने के लिए। कितना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? सही बात है। चलो अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस जब बन गई है, वो सारी चीजें हो गई हैं, तो ये शुरू कैसा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पे इसके वजह से क्या फायदा हुआ, नए कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू लाइफ का अपॉर्चुनिटी मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का पहले नहीं था, पहले पीजेंट्स वुमेन्स वगैरह नहीं बोल सकते थे, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, मतलब किसी को भी सलाह देने का पूरा फ्रीडम था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसी तरह बर्थ राइट, सो मेनी थिंग्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह इसकी अच्छी शुरुआत हुई। यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद आज का हमारा दूसरा वीडियो यहाँ पर ओवर होता है, लेकिन कहीं जाना नहीं, क्योंकि हमने अभी दूसरे वीडियो में जितनी चीजें सीखी हैं, चलो देखते हैं क्या हम कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिफोर लुई 16 व्हेन द स्टेट्स जनरल मीटिंग वर कॉल्ड, लुई 16 से पहले कब कॉल किया गया था। टाइम लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपने बहुत केयरफुली हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो। ये है 1614, याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1614 फर्स्ट मीटिंग, मतलब यहाँ पे टैक्स मैंने लिखा है, इसके बीच में और भी मीटिंग हुई होंगी, लेकिन टैक्स को लेके जो मीटिंग हुआ वो कब हुआ, मतलब आफ्टर लिखा हुआ है, तो आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर से आप पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, है ना। रॉन्ग इज डिफरेंट, मतलब रॉन्ग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1789 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स वर अलाउड। बेटा इट्स अ थर्ड स्टेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो थर्ड स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउड थे, हाउ वी कैन फॉरगेट इट, इट्स 600। नाउ बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन बाय जीन जोसेफ रोसो, एबिसी, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक। एक्चुअली इट इज रोसो, है ना। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, क्राउड गैदर्ड इन वर्सेल्स टेनिस कोर्ट वर हेडेड बाय मिराबी, एबिसी, बोथ, नन ऑफ देम, ऑफ कोर्स बोथ। सो यहां से चीजें क्लियर होती है। थोड़ी कुछ और देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेन, मतलब यहां पे ए फॉर एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन 25, अब जाहिर सी बात है ये तो उन्हीं के लिए था, तो कितने थे, ऑफ कोर्स इट वाज 4 मिलियन, हाउ वी कैन फॉरगेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशरी वर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ, जुडिशरी बेटा है जुडिशरी मतलब थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, तो वो कौन है, इसे कौन करते हैं, जाहिर सी बात है एक्टिव सिटीजन, 4 मिलियन लोग ही तो उसे इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज गिवन बाय द मॉन्टेस्क्यू इज,
क्या बोला था उन्होंने कि लेजिस्लेटिव भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए, जुडिशरी भी होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑल। नाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन वर हैविंग वीटो पावर, किसके पास ये वीटो पावर था? ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव के पास, जो लॉ बनाते थे, जो लॉ मेकिंग ऑर्गन था। वेल अब आते हैं फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन द ईयर, कब बना था? मैंने आपको बताया था कि 1718 में इन लोगों ने रेडी करना शुरू किया, बट 1791 2 साल लग गए थे उसे बनाने में। तो आपका लेक्चर आज यहाँ पर ओवर होता है। होप सो कि सारी चीजें क्लियर होंगी बहुत प्रिसाइजली। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो जब तक के लिए थैंक यू।